हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो कि कवर्ड है सेक्शन नंबर 13 में। गुड्स वाला जो पार्ट है वो लास्ट वीडियो में हम अच्छे से देख चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों को सेपरेट वीडियोस में रखा गया है। आप अलग नज़रिए से, अलग तरीके से इन चीज़ों को एनालाइज कर पाओ, समझ पाओ। अब सबसे पहले अगर हम इसमें स्टार्ट करें तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है। हमें वही सेम चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई के ऊपर कैसे लगेगा, टाइमिंग क्या बनेगी, आरसीएम में क्या बनेगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज को देखेंगे हम। उसके बाद हम देखने वाले हैं इसके अंदर रेजिडुअल केसेस आएंगे थोड़े से, कि भाई वहाँ पर क्या होने वाला है। जो सेम वाउचर्स वाला पार्ट था वही वाउचर्स वाली चीज़ें भी यहाँ पर आएगी। तो इन सब चीज़ों को ब्रॉडली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक जो आपका टेम्पलेट है वो बनाते हैं इस चीज़ का, कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई जो पूरा टाइम फ्रेम है वो कैसे हमें निकालना है। तो भाई ये देखो, ये एक टाइमलाइन क्रिएट हो गई यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विस की। अब इस केस के अंदर क्या होगा, सबसे पहली चीज़ आपके पास कि आपने सर्विस प्रोवाइड करी। तो मैं इसको SP से नोट कर देता हूँ कि यहाँ पर आपने इस पॉइंट पे सर्विस प्रोवाइड करी। उसके बाद आप इशू करोगे एक इनवॉइस, आपके पास आएगी पेमेंट, या फिर आप दिखाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सब चीज़ें यहां पर एलिमेंट्स आपके कवर होने वाले हैं। तो इन द एंड क्या होगा, जो देखो टाइम ऑफ सप्लाई होता है ऑफ सर्विसेज, वो निकलता है कि भाई डेट ऑफ इनवॉइस या फिर जिस दिन आपने डेट ऑफ पेमेंट। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, दिस इज आपका टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। अब इसकी इंपॉर्टेंस यहां पर क्या होती है, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर जो सर्विस आपने प्रोवाइड करी उस डेट की इंपॉर्टेंस यहां पर क्या बनती है कि अगर मान लो आपने जो इनवॉइस है वो 30 डेज में इशू कर दिया, यानी कि जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं हाईलाइट, इस 30 डेज के पीरियड में आपने अगर इनवॉइस इशू कर दिया तो इस केस के अंदर तो हम भाई डेट ऑफ इनवॉइस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डेट होगी आपकी, ये डेट हम लेके चल लेंगे, वी हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाए, आपने जो इनवॉइस रेज किया वो किया भाई इस रेड जोन में, हम इस रेड जोन को क्रॉस कर गए, इस जोन के अंदर आपने इनवॉइस रेज किया, तो इस केस के अंदर ये जो इनवॉइस की डेट है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। और इसको सब्स्टिट्यूट क्या करेगा, जो आपकी सर्विस प्रोवाइड कराई थी जिस दिन, वो डेट। तो आपका एक तरह से, अब मैं आपकी अगर यहाँ पे स्टेटमेंट बनाऊं तो यहाँ पर क्या बनेगी, सबसे पहली बात तो आपको क्या देखना है कि भाई आपका डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस। दूसरी चीज आपकी आएगी डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर आपका यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। वो तब बनेगा जब इनवॉइस जो है ना आपका टाइम से रेज हुआ है, जो कि आपके पास दो पीरियड यहां पर दिए गए हैं, क्या क्या, 30 डेज एंड 45 डेज। तो ये जो पीरियड है ये हो सकता है 30 डेज का या फिर 45 डेज का। 30 डेज सारी की सारी सप्लाई के केस के अंदर, और 45 डेज स्पेसिफिकली फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली जो चीजें हैं उन केसेस के अंदर। तो अगर इतने टाइम के अंदर इनवॉइस रेज हो गया तो डेट ऑफ इनवॉइस ले लेंगे, बट नहीं हो पाया तो भाई हम सर्विस प्रोवाइड कराने की डेट यहां पर ले लेंगे, इनवॉइस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंपल। इस तरीके से यहां पर ये होता है आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इन नॉर्मल सर्कमस्टांस। अब साथ के साथ अगर हम देखें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या होता है, देखो हमने कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स भी पढ़ा था। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर स्टेटमेंट्स की बात आई थी, पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स आ रही है या पेमेंट आ रही है। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या क्या, अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, कंटिन्यूस सप्लाई, ठीक है, इसके अंदर अगर मान लो ड्यू डेट आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है, सर्विस का एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपका, ओके। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपकी ड्यू डेट स्पेसिफाइड है, ड्यू डेट आपकी दी हुई है कि भाई इस डेट पे आपको पेमेंट्स करनी है। लेट सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हर महीने की 5 तारीख को, 5th ऑफ एवरी मंथ यू हैव टू पे। पेमेंट हुई हो चाहे ना हुई हो, ड्यू डेट आपकी डिसाइडेड है, दैट मीन्स एज अ सप्लायर आपका इनवॉइस आपके पास रेडी होना चाहिए, आपको उस टाइम तक तैयार रखना है। तो अगर मैं कंटिन्यूस सप्लाई और सर्विस की बात करूं तो 30 डेज और 45 डेज हट जाएंगे। जिस दिन भी ड्यू डेट होगी उस दिन पेमेंट की, उस दिन आपका ये ले लेंगे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपका एसर्टेन्ड नहीं है। देखो पहले पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं कि अगर एसर्टेन्ड है आपकी क्या, ड्यू डेट, कि भाई किस दिन आप पेमेंट करने वाले हो, तो वही लेके चलोगे। दैट वुड बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, दैट वुड बी योर डेट ऑफ इनवॉइस।
अज्यूम्ड, जिसके बेसिस पे हम आगे टाइम ऑफ सप्लाई इसी सेम मैनर में कंप्यूट करेंगे। ओके, सेकंड पार्ट आता है आपका, अगर एसरटेन नहीं है, अगर आपको नहीं पता किस दिन पेमेंट आ गया, आप कभी भी रैंडम कर देते हो, तो भाई जिस दिन आप पेमेंट रिसीव करते हो, जिस भी दिन आप पेमेंट रिसीव करते हो, पेमेंट रिसीव वाली जो डेट होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है कि भाई अगर मान लो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि भाई माइलस्टोन जिस दिन आपका ख़त्म हो रहा है, अब वो माइलस्टोन क्या है, यहाँ पर माइलस्टोन आपका ये आता है कि लेट्स सपोज आप एक रोड बना रहे हो, ठीक है, या फिर कोई घर बना रहे हो, घर में आपने माइलस्टोन सेट कर लिया कि भाई 2 दीवार खड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी पेमेंट बन जाएगी, एक छत लग जाएगी तो पेमेंट बन जाएगी। तो ऐसे ऐसे जो माइलस्टोन्स आपके हैं, तो अगर वो माइलस्टोन्स सेट हैं तो उन माइलस्टोन्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेंगे कि पेमेंट हो जानी चाहिए, या आपने कुछ ना कुछ आदान प्रदान वहां पर कर लिया होगा तो इनवॉइस तब तक बन जाना चाहिए। तो दीज विल बी द डेट ऑफ इनवॉइसेज। अगर इस टाइम तक इनवॉइस नहीं होते तो ये जो डेट आएंगी ना, इन डेट को ले लेंगे। अगर आपका इनवॉइस लेट इशू हो रहा है तो इसी फॉर्मूले में पुट करने के लिए यहां जो डेट ऑफ इनवॉइस आती है, इसके लिए हम ये जो तीनों डेट्स हैं एज पर द सर्कमस्टांस उसको ले लेंगे। जैसे कि मान लो एसरटेन्ड था आपका, तो इनवॉइस चाहे आपने 10 तारीख को रेज किया हो, हम 5 तारीख ले लेंगे, ठीक है। एसरटेन्ड नहीं था, इनवॉइस आपने पेमेंट रिसीव करने के बाद रेज किया हो, हम पेमेंट की डेट ले लेंगे। माइलस्टोन वाली बात है, माइलस्टोन के बाद आपने इनवॉइस रेज किया हो, हम माइलस्टोन की डेट ले लेंगे। उससे पहले कर दिया तो इनवॉइस की डेट ले लेंगे। ये एक मैक्सिमम टाइम है कि तब तक तो इनवॉइस रेज कर देना चाहिए था। तो इस तरीके से यहां पर ये चीज हो जाती है। उसके बाद तो हमारा, अब देखो हमने क्या क्या देख लिया, हमें जो जो चीजें देखनी थी यहां पर, उसमें से हमने फॉरवर्ड चार्ज देख लिया, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज देख लिया। अब इसके अंदर अगला पार्ट हम देखते हैं आरसीएम। आरसीएम में अब क्या करना है आपको, अपनी जो पोजीशन है उसको शिफ्ट करना है। कैसे, पहले हम सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे सारा कुछ, अब हम रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं, ठीक है। अब मैं एक रेसिपिएंट हूं, अब क्या हो रहा है, मैंने कोई ना कोई सर्विसेज रिसीव करी है, बदले में पेमेंट करी है, और टैक्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है। तो इस केस के अंदर जैसा कि हमने गुड्स में भी किया था, गुड्स में कौन सी डेट ली थी कि भाई सामने वाले ने जब आपको इनवॉइस रेज किया उसके बाद 31st डे हमने लिया था, है ना। तो यहां पर सर्विसेज के केस के अंदर आपको 61st डे यहां पर लेके चलना है, सेम मैनर के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी इनवॉइस की डेट हो गई। दूसरी चीज में पढ़ेंगे तो भाई डेट ऑफ आपका पेमेंट आ जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर विच एवर इज अर्लीस्ट आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। आपको बुक के अंदर भी अगर मैं ये चीज़ें दिखा दूं तो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैनर के अंदर यहां पर चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर देखो भाई, डेट ऑफ इनवॉइस लोगे, उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट लोगे, और उसके बाद डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन दोनों को अर्लियर लेके फिर इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो, और तीनों को अलग अलग लिख के भी कंपेयर कर सकते हो, जैसा कि मैंने 1 2 3 करके आपको ये चीज़ बता दी थी। दूसरी चीज़ आपके पास क्या आती है कि मान लो आपने इनवॉइस 30 डेज में रेज नहीं किया, ओके। ये देखो पहला ही क्वेश्चन है, उन्होंने ये पूछा कि भाई इज इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, तो डेट ऑफ इनवॉइस लेंगे। बट अगर नहीं तो भाई डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस लेके चलेंगे, बाकी दोनों चीजें रिमेन्स द सेम। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका जो मैंने इनवॉइस का बताया था 30 डेज और 45 डेज, और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का इनवॉइस वाला पार्ट हमने ये चीज़ समझ ली थी, तो इसको आप यहाँ से पढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, ये फालतू का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एंड में जाके बात इसने वही करी है जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर बात कर रहे थे, एंड में जाके बात वही हुई है। यहाँ पर भी टाइम ऑफ सप्लाई जो कंप्यूट किया है आपने वो भी सेम निकला है कि भाई डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इनवॉइस इज नॉट इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ स्पेसिफाइड डेट, और इनवॉइस इशूड तो उस केस में इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट। कंक्लूजन यही निकला है। इसका शॉर्ट में बताऊं तो हाईवे के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट देती है वो बहुत लंबे टाइम के लिए देती है। 2 पार्ट्स होते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। 2 पार्ट्स क्या होते हैं कि एक तो आप हाईवे बना के दोगे, दूसरा बाद में बनने के बाद उसको मेंटेन करोगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, तो इन्होंने बहुत लंबी सी कहानी लिखी है एंड में, लेकिन कंक्लूजन यही आता है कि जैसे बाकी चीज़ों का निकाल रहे हो वैसे ही इन्हीं चीज़ों का निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पर कोई डिफरेंस नहीं था। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको समझ लेते हैं। पहली बात तो देखो, ए लिमिटेड जो है उसने बी लिमिटेड को 10 जून को, तो सर्विस प्रोवाइड कराने का टाइम हमारे पास आ गया 10th जून।
ए लिमिटेड इश्यूज द इनवॉइस फॉर द सर्विसेज ऑन 15 जून। इनवॉइस कब इशू हुआ? 15 जून में। अब पहली चीज हमें क्या नोटिस करनी है, क्या 30 डेज के अंदर इनवॉइस रेज हो गया? हाँ भाई हो गया, 15 जून को तो हो रहा है, 5 दिन बाद ही कर दिया इसने तो कौन सी डेट लेनी है हमें? डेट ऑफ इनवॉइस की। आगे बढ़ते हैं। अब हमें दी हुई है कि भाई पेमेंट बैंक अकाउंट में किस दिन आई? 20 जून को। बुक्स ऑफ अकाउंट में किस दिन डाली? 30 जून को। तो दोनों में से हम विच एवर इज अर्लियर लेते हैं, तो यहां पर आ गया आपका 20 जून। अब किन दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे हम? भाई डेट ऑफ इनवॉइस को और 20 जून को, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल सेम है, थर्ड थोड़ा सा अलग है। यहां पर क्या देखते हैं? ए लिमिटेड प्रोवाइड सर्विसेज टू बी लिमिटेड ऑन 10 जून। ए लिमिटेड इश्यूज द इनवॉइस ऑफ द सर्विसेज ऑन 15 जुलाई को जाके इशू कर रहा है, यानी 30 दिन बाद इशू कर रहा है इनवॉइस। तो क्या करेंगे? इनवॉइस की डेट को तो भाई पहले ही काटा मार दो, हम देखेंगे ही नहीं, हम देखेंगे 10 जून को। उसके बाद पेमेंट कब रिसीव कर रही है? 20 जून को पेमेंट आई, बुक्स ऑफ अकाउंट में 30 जून को दिखाई, तो क्या लेंगे? 20 जून। तो हमारे पास दो डेट्स आ गई, 10th जून और 20th जून। तो भाई टाइम ऑफ सप्लाई इस केस के अंदर क्या निकलेगा? विच एवर इज अर्लीस्ट, आपका 10th जून विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ दिस सर्विस। अगला पॉइंट इज कंप्लीटली सिमिलर टू द गुड्स वाला पार्ट कि भाई 1000 रुपए के तक का, 1000 रुपए तक का अगर कोई इनवॉइस है तो उस केस के अंदर क्या करोगे? तो भाई डेट ऑफ इनवॉइस ही ले लो, फालतू पंगे में नहीं पड़ रहे हम, कब पेमेंट आई, कब सर्विस प्रोवाइड की, हमें देखना ही नहीं है। छोटी सी अमाउंट है, इतना तुम्हें इरिटेट नहीं करेंगे हम, ठीक है। आगे आता है हमारे पास अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। यहां पर आपके पास दो चीजें आपको देखनी है, डेट ऑफ पेमेंट और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 डेज, यानी 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ द इनवॉइस। डेट ऑफ पेमेंट आपकी सेम है, दोनों में से कंपेयर करोगे, विच एवर इज अर्लीस्ट यहां पर आपका आ जाएगा। ओके, तो ये हुआ आरसीएम वाला पार्ट। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। भाई ए लिमिटेड है, उसने सर्विसेज प्रोवाइड की बी लिमिटेड को 10 जून को। क्या हम 10 जून की डेट क्या है इस केस में कोई रेलिवेंस है? नहीं। द सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ए लिमिटेड इश्यूज द इनवॉइस फॉर सर्विसेज ऑन 15 जून। ठीक है, तो भाई यहां पर इसने 15 जून को इनवॉइस रेज किया। ओके, पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड ऑन 20th जून। डेट ऑफ पेमेंट की आ गई हमारे पास। बुक्स ऑफ अकाउंट 30th जून, दोनों में से अर्लियर 20th जून आ गया। ठीक है, अब एक चीज तो हमें मिल गई कंपेयर करने के लिए, दूसरी चीज हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम? तो भाई टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज 20th जून, द अर्लीस्ट ऑफ 3 स्टिपुलेटेड डेज, नेमली डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, date on which payment is debited in the bank account, and the date immediately following 60 days since the issue of invoice। तो भाई 60 डेज कब खत्म होंगे आपके? ये जो आपका था ए लिमिटेड इश्यूज द इनवॉइस, ये देखो इश्यूज द इनवॉइस ऑन 15th जून। इस 15th जून में हमें 61 डेज ऐड करने हैं। अब देखो यहाँ पे आपको सामने से ही दिख रहा है कि भाई 2 महीने पार करके चला जाएगा अगर 61st डे ऐड कर दिए, तो विच एवर इज अर्लीस्ट में क्या निकलेगा? 20 जून ही तो आएगा ना। तो एग्जाम में अगर आपके पास टाइम कम हो तो ये प्लस करके इतना ज़्यादा आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, फटाफट जल्दी जल्दी में ये इतना सा पॉइंट समझा देना, इतनी सी बात वहाँ पर एग्जाम में लिख देना, आपको पूरे पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। टाइम ज़्यादा हो तो भाई कैलकुलेट करके दिखा देना, पूरी की पूरी चीज़ें कर देना यहाँ पर, बट इतना भी लिख दोगे तो भी एक तरह से सफिशिएंट है। ओके, फिर आता है हमारे पास ए लिमिटेड प्रोवाइड सर्विसेज टू बी लिमिटेड ऑन 10th जून। क्या रेलिवेंट है हमारे लिए? नहीं है। हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ना फटाफट, हमें क्या ढूंढना है यहाँ पर कि डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? तो इनवॉइस की डेट है 15 जून। ओके, क्यों? क्योंकि भाई इसके बाद 61st डे निकालना है ना हमें। पेमेंट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 20 सितंबर, कितना लेट कर रहा है। और क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, बैंक अकाउंट में 20 तारीख को आया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 15 सितंबर को दिखाया, तो अर्लीस्ट क्या आ जाएगा? 15 सितंबर। तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे, यहां करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई 2 महीने पार ये भी जा रहा है, तो इसकी डेट यहां निकालनी जरूरी है। ऊपर तो देखो प्राइमा फेसी ही नजर आ रहा था कि मैं 2 महीने जोड़ दूंगा तो डेट ऑफ पेमेंट से तो बहुत दूर चला जाएगा, तो मुझे सीधा सीधा मैं आंसर कर सकता हूं। ठीक है, यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां पर 61 डेज आपको उसमें ऐड करने होंगे। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज 15 अगस्त, बीइंग द 15 अगस्त। कैसे कि भाई यहां पर जून में, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 2 महीने हो गए, 60 डेज प्लस में 1 डे, तो भाई 15 का बन जाएगा वहां पर आपका, बीच में 31st वाला मंथ भी आ गया, तो आपका 15 अगस्त।
15 अगस्त और 15 सितंबर विच एवर इज अर्लियर यहाँ पर आपका आ जाएगा। ओके, अब आता है हमारे पास एक ए इनकॉर्पोरेटेड है जो फॉरेन कंपनी है एंड बी लिमिटेड है जो कि इंडियन कंपनी है। क्या यहाँ पर, हाँ, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें ये भी पढ़ना है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई इन केस सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द सर्विस, जिस दिन आपने पेमेंट करी या फिर जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया। सिंपल, देखो है तो ये भी आरसीएम ही। अगर आप बाहर की एंटरप्राइज से सर्विसेज ले रहे हो तो आपको ही तो करना है ना इसमें। तो लेकिन इसके अंदर अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और इंपोर्ट है तो ये जो बड़ा वाला मैकेनिज्म है 61 डेज ये ऐड वैड करना, इस पे जो आपको घुसने की जरूरत नहीं है। इसको आप सिंपली कर सकते हो कि भाई डेट ऑफ पेमेंट या फिर मैंने बुक्स में जब दिखाया विच एवर इज अर्लियर। तो दूसरी चीज हटा दी, एक ही चीज रह गई आपकी। यहां पर जो दो चीजें थी, दो में से आपका सिर्फ ये बचा है। इसमें आपके दो एलिमेंट हैं, ये आप अच्छे से जान चुके हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, दोनों चीजें आपकी यहां पर सेम है। तो ये यहां पर बचा और ये चीज यहां पर हो गई खत्म। तो भाई ये आप डायग्राम है, ये आप आराम से देखोगे, इजीली आपको सारा का सारा पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है कि भाई वाउचर्स, सेम गुड्स वाला है कि वाउचर्स अगर एसर्टेनेबल है कि कौन सी सर्विसेज आपको मिलेगी, तो इस केस के अंदर आपके पास सेम टाइम पे ही आप उसको टाइम ऑफ सप्लाई बना लो, वरना जब वो आपका रिडीम हो रहा है तब बनाएंगे उसको। रेजिडुअल केसेस भी एग्जैक्टली सेम है, डेट ऑन विच पीरियोडिकल रिटर्न्स फॉर द पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड और इन एनी अदर केस व्हेन जीएसटी इज पेड। सेम गुड्स वाला पार्ट है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेट फीस। ये भी गुड्स वाला ही है एक तरह से सेम, कि भाई जिस दिन आपको वो पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा, उस दिन वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके, यहां पर ये होता है चैप्टर खत्म। एक लास्ट पॉइंट बचता है आपका, ये बहुत ईजी है कि भाई चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये दोनों के लिए सिमिलर है। ये मैं आपको बता देता हूं कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई आपको समझ में आएगा कि निकालने की इंपॉर्टेंस क्या है। तो भाई बीच में आपको मैं एक डेट देता हूं, ये आ गई एक डेट आपकी, ठीक है। ये जो डेट है, इस डेट पे हो क्या रहा है, आपका रेट चेंज हो रहा है। पहले था यहां था 12% और यहां हो गया 18%। अब हमारे पास एलिमेंट्स देखते हैं क्या क्या थे। हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो थे, सबसे पहला आपके पास था इनवॉइस की डेट, दूसरा था आपका सर्विस प्रोवाइड कराना या फिर गुड्स बेचना, ठीक है, तीसरा था आपका पेमेंट। अब भाई कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सिर्फ ये देखना है इन तीनों में से कौन सी दो चीजें कहां हो रही हैं। अगर इनवॉइस और पेमेंट 12 वाले टाइम पे हो रही है तो भाई 12% आपका बन जाएगा। और अगर मान लो कोई भी दो चीज़ें उठा लो, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी। अब यहाँ पे कह दो कि भाई ए और बी जो है वो 12% वाले टाइम पे हो रहा है, तो भाई हम 12% कर देंगे उसको, सॉरी 18% मान लेंगे उसको। तो ये एक बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है। ये बस आपको याद रखना है कि ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ों में से कोई भी दो चीज़ें जहाँ भी जा रही है, जिस भी साइड का पलड़ा भारी हो गया उस केस में उसको आप रेट मान लोगे, दैट विल बी योर रेट जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ चेंज इन रेट। तो भाई ये पॉइंट यहां तक था। एक इसके अंदर एडिशनल पॉइंट ये आता है, बैंक में पेमेंट अकाउंट में आने का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, कैसे हुआ, एनी टू इवेंट्स बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ओल्ड रेट, एनी टू इवेंट आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स न्यू रेट। बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, फटाफट इस चीज़ को समझोगे ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं एक्चुअल में। अब एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये देखो, पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल चुके थे आप, उसके बाद रेट चेंज हो गया, ठीक है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर दी पेमेंट, उसके बाद रेट चेंज हुआ। अब क्या होगा, एक इवेंट क्या बचा आपका, देखो जहां पर हम पेमेंट की बात करते हैं, ठीक है, पेमेंट की बात करते समय हमारे पास दो इवेंट आते हैं। पहला तो आता है कि जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाला, और दूसरा आता है जिस दिन आपने अकाउंट में पैसा आया। तो भाई पहली चीज़ क्या हुई, मान लो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दिया और उसके बाद हो गया रेट चेंज, तो अब अकाउंट वाली पार्ट बचा ना, तो यहाँ पर कैसे होगा, एक चीज़ पहले हो रही है एक चीज़ बाद में हो रही है, इसको कैसे करेंगे। तो अगर तो 4 रेट चेंज होने के 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कि भाई यहां पर रेट चेंज हुआ, इसके बाद 1 2 3 4 दिन के अंदर अंदर, यानी इस पीरियड के अंदर आपने
बैंक अकाउंट में पैसा आ गया आपके, ठीक है। तो भाई डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आपके मतलब तो आ गया, तो आपके पास जो बुक्स में आपने अकाउंट्स में पैसा जब दिखाया उस डेट को हम ले लेंगे। बट अगर उसके बाद आया, अब मैं इसको रेड पार्ट में ले जा रहा हूं, यानी उस 4 दिन के बीतने के बाद अगर पैसा आपके अकाउंट में आया, तो जब पैसा अकाउंट में आएगा उस डेट को कंसिडर करेंगे, यानी कि आपके ऊपर चेंज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर से मैं समझाता हूं कि आपने क्या किया, आपने कोई सप्लाई करी, पेमेंट रिसीव नहीं हुई, लेकिन आपने बुक्स में दिखा दिया। नॉर्मली हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर वो निकालते हैं। अब यहां पर आपने पहले तो रेट चेंज होने से पहले आपने टाइम ऑफ उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लगा दिया, पैसा रिसीव हुआ बाद में। तो जो बाद में पैसा रिसीव हुआ ना, वो अगर बुक्स ऑफ रेट चेंज होने के 4 दिन के अंदर अंदर अकाउंट्स के अंदर आ गया, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, तो पुराना रेट ही चलता रहेगा आपका, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में आप पहले डाल चुके हो। बट अगर 4 दिन के बाद आया रेट चेंज होने के, तो भाई उस केस के अंदर जो चेंज रेट है वो आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका एग्जांपल है कि भाई रेट ऑफ टैक्स इज चेंज्ड ऑन 10th जुलाई, ठीक है। तो यहां पर 10 जुलाई को रेट हुआ चेंज। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर ऑन 8th जुलाई। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने 8 जुलाई में डाल दिया, ठीक है। तो भाई पहले डाल दिया, अब रेट चेंज हो गया। द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द सप्लायर्स अकाउंट ऑन 15 तारीख, यानी कि क्या हुआ, 14 तक आ जाना चाहिए था। 1 2 3 4 दिन 14 तारीख तक हो जाते हैं। 14 तारीख तक हमारे पास पेमेंट आ जानी चाहिए थी, फिर तो ये वाली डेट ले लेते और पुराना रेट लग जाता। बट क्योंकि 15 को आया, तो भाई हेयर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज 10 जुलाई, और उस केस के अंदर आपका नया रेट आपके ऊपर यहां पर लग जाएगा, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट था, इसको आपको ध्यान में रखना है। चेंज इन रेट है बहुत इजी है। सप्लाई ऑफ गुड्स भी पुरानी वीडियो में देख लिया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी हमने अच्छे से कर लिया। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।